हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सारे CUET की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पिछले साल से ही आपका CUET का प्रोसेस हुआ है, तो ये आपका 2022 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स दैन बिजनेस स्टडीज़ का भी जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा। तो इस जो आपका है टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, और ये 50 क्वेश्चंस को मैं, अगर आपको आता है तो आप भी जवाब दे सकते हैं। 5 से 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको आता है ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको स्टडी उसकी करा दूँगा, ठीक है, साथ साथ। तो आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा ऐसा क्यों है, क्या है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। खैर, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं आपको समझा दूँ। कह रहा प्रोविज़न फॉर, ये लिखा है प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड इज़ अ शो इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। तो अगर आपने थर्ड बुक अगर आपने पढ़ी है TS ग्रेवाल की, जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह होती हैं, तो उसमें एक आपको पूछा जाता है ना कि मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो इसमें वही पूछ रहा है कि ये किसके अंडर में आता है सब हेडिंग में। तो आपको पता होना चाहिए प्रोविडेंट फंड जो होता है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा नाम होता है ये, तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, और ये लाइबिलिटी करंट नहीं होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। सॉरी, फंडामेंटल कह रहा हूँ मैं, थोड़ी मुझे भी ढूंढना दिख रहा है, तो आपको कैसा दिख रहा होगा। ओके, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है लेजर अकाउंट, चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। चलिए, योर राइट आंसर इज, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। क्या नहीं होता, लेजर। लेजर अकाउंट जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये आपको थर्ड बुक में मिल जाएगी जिसमें कैश फ्लो का चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड इन अ बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, ये पूछ रहा है बैलेंस शीट में कहाँ आता है अंडर द हेड। तो 4 ऑप्शंस हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, शेयर कैपिटल एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बताइए। योर आंसर, अगर आपने फर्स्ट बोला है तो ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो सारा का सारा जो है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। आप जाके मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा। आगे कह रहा है विच सेक्शन ऑफ अ कंपनी एक्ट रिक्वायर दैट द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच फॉर्म। यानी किसके अकॉर्डिंग हम जो है कंपनीज एक्ट जो है फॉलो करती है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। तो 4 हैं, सेक्शन 128, सेक्शन 130, सेक्शन 129 एंड 212। अगर आपने पढ़ा है या आपके दिमाग में, तुक्का भी मार सकते हैं, कोई बात नहीं, गलत होगा तो आपको सही करेंगे। ओके, राइट आंसर इज सेक्शन 129, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 129 का सेक्शन है जिसमें हम बैलेंस शीट फॉलो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर विच हेडिंग द बैलेंस शीट इज़ अ जनरली रिजर्व शो। कह रहा है अंडर विच द हेडिंग जनरल रिजर्व शो। देखो, इतना इजी क्वेश्चंस आ रखे हैं, कहने की बात नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको भी पता होना चाहिए। जो जनरल रिजर्व है, आप नहीं पता तो आप इन्हें जनरल रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो आपने नॉर्मल। मिसलेनियस एक्सपेंस होता नहीं, शेयर कैपिटल में शेयर से पैसा जाता है, नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए। तो आपका जो आंसर बनता है वो 3rd है। इसका मतलब 5th का जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन विच ऑफ द स्टेटमेंट। जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो किन दो चीज़ों को कंपेयर के रिगार्डिंग बात करता है। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया हो 12th में, तो हम उसमें जो पढ़ते हैं, तो हम उसमें अगर देखें तो उसमें बैलेंस शीट का भी कंपैरिजन दिया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी कंपैरिजन दिया होता है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। आपने देखा है ना कि जब भी आपने कैश फ्लो बनाया है या स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया या कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया है, उसमें आपको 2 ईयर दिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। वो होता है इसलिए ताकि कंपैरिजन कर सके, ठीक है। गुड, तो मे बी आपका आंसर ये दोनों, तो इसका मतलब दोनों क्या है, थर्ड ऑप्शन है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका थर्ड, बोथ एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज ऑल्सो नोज द वर्टिकल एनालिसिस। अब इसमें हम वर्टिकल एनालिसिस जो है किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है फ्लक्चुएशन एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है हम जो भी एनालिसिस करते हैं 2 पार्ट्स में करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और एक आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है। जो वर्टिकल एनालिसिस होता है वो शो करता है स्टैटिक एनालिसिस, इफ़ आई एम राइट। तो आंसर जो है आपका वो आपका सेकंड है, स्टैटिक एनालिसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी आपने इसमें बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं। इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटी एस्पेक्ट, जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बायस एनालिसिस। तो इसका आप बताइए कि कह रहा है कि इसके कौन से सिग्निफिकेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है। तो अगर आपको जवाब देना हो तो आप क्या दे सकते हैं। देखिए पहला तो लिमिटेशन बता रहा है, वो उसके सिग्निफिकेंस नहीं बता रहा है। पहला पॉइंट कि इग्नोरेंस ऑफ एस्पेक्ट, यस सिग्निफिकेंस। सेकंड है कि जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये ठीक है, इसी के बिहाफ पे आप जो है जजमेंट ले सकते हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है कि डैश इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसमें आपको इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, उनमें से कोई सा भी लिमिटेशन यहाँ पर दे सकता है। ये 4 लिमिटेशन दे रखे हैं, आप ही बताइए इनमें से 4 क्या हो सकता है। पहला है मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ नॉट पूछा, देखो आप इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, इसका मतलब है क्वेश्चन में 3 चीज़ें होंगी और एक नहीं होगा। तो आपको पता है विंडो ड्रेसिंग भी होती है, ये इसकी लिमिटेशन है। प्राइस जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है चेंज के कारण, ये भी है। एंड लैक ऑफ दिस, ये भी है। तो ये तीनों जो है आपके वो लिमिटेशन है, बट पहला जो है वो लिमिटेशन नहीं है जो ये बता रहा है टू मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो ये इसका तो ये इसका एडवांटेज हो गए, बाकी के 3 लिमिटेशन है। तो आपसे नॉट पूछा है तो एक्चुअली में इसका जवाब है वो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइजेस। पहला है कि अब इसमें 4 ऑप्शन है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नन ऑफ द एबव। तो बताइए, तो हम जो पॉइंट जो भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं वो करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद थोड़ी हम इसको करते हैं, हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट सारी चीज़ें का। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज़ अ जनरली शो इन अ सिंपल रेशियो, परसेंटेज रेशियो, नन ऑफ एंड टाइम्स रेशियो। टाइम्स रेशियो आपको पता है जो भी आंसर निकलता है वो टर्नओवर, जो भी रेशियो में टर्नओवर होता है उसमें हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सिंपल रेशियो भी नहीं होता, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले हैं या नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला है वो हमने परसेंटेज में निकाला है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है परसेंटेज में निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने। द 2 बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर
अब लिक्विडिटी रेशियो के बारे में हमने एक पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, एक तो करंट रेशियो होता है और एक लिक्विड रेशियो होता है ना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री से रिलेटेड हो। करंट रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड तो अलग चीज़ हो गई, और करंट रेशियो डेट टर्नओवर ये दोनों कहाँ से आ गए एक साथ, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर दो बेसिक लिक्विडिटी रेशियोज़ की बात करें तो आपका करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव, तो बताइए इन अ करंट रेशियो। तो किस केस में हम कह सकते हैं कि आपके करंट रेशियो बढ़ सकता है, ठीक है। तो कौन से सिचुएशन है जिससे करंट रेशियो बढ़ेगा, तो चेक करते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शंस में है। पहला कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शंस होना चाहिए आपके हिसाब से, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँ। चलिए, अगर आपने आंसर थर्ड बोला है तो ऑब्वियसली बिल्कुल राइट है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाएगी तो रेशियो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी जैसे जैसे कम होता जाएगा आपका करंट रेशियो बढ़ता जाएगा। बाकी की सिचुएशन आप पता कर सकते हैं, बट एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, क्योंकि इससे पूछा इम्प्रूव मतलब करंट रेशियो कब बढ़ सकता है, तो जब आप लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ यूजफुल। ओके, कह रहा है लिक्विडिटी को कंसर्न यानी चेक करने के लिए हम कौन से रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल टर्नओवर नहीं जी, एसिड टेस्ट रेशियो बिल्कुल नहीं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या नेट प्रॉफिट, आप बताइए इनमें से कोई। अच्छा, आपको पता है एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम वही है क्विक रेशियो। तो आपसे वो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, एक है आपका करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो बोल दो, या उसे एसिड टेस्ट रेशियो बोल दो, या लिक्विडिटी रेशियो बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये देखिए आपसे शब्दों से खेल रहा है और आप इसका आंसर गलत लगा के आ जाते हैं, तो इसीलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए। आपने नोटिस किया है कि 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन थर्ड बुक के हैं। इट्स मीन थर्ड बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमें भी उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि हमें थर्ड बुक को भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखना है। बाकी देखते हैं आगे क्या चलता है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग द एसेट टेस्ट रेशियो, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन से एसेट को नहीं लेते। अच्छा जी, कैश लेते हैं या किस किस की बात कह रहा है कि इसमें कह रहा है फॉलोइंग एसेट नॉट टेकन कंसीडर कैलकुलेटिंग एसेट। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते, बाकी कैश और बिल रिसीवेबल को लेते हैं। जब भी हम एसिड टेस्ट रेशियो निकालते हैं, जिसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्विक एसेट की ज़रूरत होती है। और क्विक एसेट हम करंट एसेट में से हम दो चीज़ें माइनस कर सकते हैं, तो आपका क्विक एसेट आता है, नॉट अ रेशियो, क्विक एसेट आता है। तो क्विक एसेट निकालने के लिए हमें करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, करंट एसेट में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट निकल के आता है उसे ही हम क्विक एसेट बोलते हैं। और क्विक एसेट को ऊपर रखते हैं, करंट लायबिलिटी को नीचे रखते हैं, डिवाइड करके काट देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ 25 क्वेश्चंस कराऊंगा और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी सेकंड वीडियोस में बनेंगे, क्योंकि वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा, तो इस हिसाब से अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, तो ये कह रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब तो आपने कैश फ्लो पढ़ा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिक्रीज कम कौन कौन से केसेस में होता है एक बार ये पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, नाइदर द बोथ ऑफ टू, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों केसेस में जो है आपका रेशियो यानी ऑपरेटिंग रेशियो डिक्रीज होता है एक्टिविटी के रिगार्डिंग। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो कि ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल जब हम लिखते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं ना डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और इसी का उल्टा जो होता है लेस की कैटेगरी में आता है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वही पूछा था डिक्रीज मतलब लेस, कौन से केसेस में होगा, तो वही होगा जिसमें हम लेते हैं
डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर विल बी प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। तो आपको पता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाता है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाता है। तो वो कह रहा है कि ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी। अब पेमेंट की बात करेंगे, देखिए जब पेमेंट हो जाती है तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है, और जब ये ड्यू होता है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। तो यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है पेमेंट, तो पेमेंट अगर कह रहा है तो आपको इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा, और अगर ये ड्यू बोलता तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है। तो इसका ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके बाद आज हम सिर्फ 25 तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको अगले में पढ़ेंगे। तो क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कितने हो गए, 18 हो गए, ओके। आगे कह रहा है क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर ट्रीटेड एज, अच्छा एक क्वेश्चन मैं भूल गया, सॉरी 18 भूल गया। इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी इन क्लासीफाई अंडर विच एक्टिविटी एंड प्रिपेयर। इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी, तो आप बताइए ये कहाँ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। यस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है इसको शो किया जाएगा, ठीक है, डन, क्योंकि इनकम भी हम वहीं कंसीडर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कहाँ शो किया जाएगा, कैश फ्लो में। क्लेम रिसीव इंश्योरेंस, बताइए, 4 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड अनअदर। तो अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला है तो बिल्कुल सही, ठीक है, गुड। नेक्स्ट पढ़ें, तो नेक्स्ट कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज अ मैंडेटरी टू ऑल एंटरप्राइजेस, कंपनी लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज या एंटरप्राइजेज इसकी जो टर्नओवर एक्सपेंड द 50 करोड़ एंड बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो याद रखना इसमें जो कंपनी वही होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी। हर कोई बंदा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकता। एक तो वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और दूसरा उसका जो एक्सपेंडिंग टर्नओवर है वो 50 करोड़ होना चाहिए, वही बंदा बना सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑलवेज हैव, देखिए यहाँ पर करेंट अकाउंट की बात कर रहा है, तो करेंट अकाउंट ऑलवेज जो होता है वो आता है या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा। आपने अगर पार्टनरशिप में पढ़ा हो तो फिक्स और कैपिटल होता है ना, आपका फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल, तो उसमें आपका जो करंट अकाउंट होता है वो CR ब्रैकेट में लिखा रहता है, कभी कभी DR लिखा रहता है। तो इसका मतलब यही है कि वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, इंटरेस्ट पे करते हैं किस पे, कैपिटल पे। तो अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो कहाँ पर शो होगा, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है तो ये हम वहीं शो करते हैं। लेट मी चेक, बिल्कुल करेक्ट जवाब है अगर जिसने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, क्रिएट अ रिजर्व फंड, दिस। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट को बांट सकें पार्टनर्स में। क्वेश्चन 24, in the absence of the partnership rate, partners entitled receive commission, interest on capital, salary and this। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। सिर्फ उसे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है, अदरवाइज और कुछ नहीं देते, और प्रॉफिट भी इक्वली बांटते हैं। एक बार पार्टनरशिप डीड पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, और मे भी आपको पता ही होगा, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं अकाउंट्स की। तो लास्ट क्वेश्चन बट ख़त्म नहीं है, ये पार्ट 1 में आपका फिनिश हो जाएगा, पार्ट 2 आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्या है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड दिस।
तो अगर आपको याद हो कि कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर अंडर द फिक्स कैपिटल, तो हम उसे करंट में शो करते हैं, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होता है तो फिक्स कैपिटल में कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन हो तो कहाँ चला जाता है आपका करंट अकाउंट में। तो मे बी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, पता नहीं आप इसको वॉच करोगे, बट मेरा काम था आपको बताना। जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको नीड है, वो अच्छे से तैयारी करेगा, और जिसको पता है कि रेगुलर कॉलेज की कई वैल्यू नहीं होती, तो भाई वो तो कुछ तैयारी नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अकाउंट से रिलेटेड, और ये भी पता चल गया होगा कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए या बराबर बराबर तो नहीं पूछे गए। तो अभी सारे उसी चीज़ को आप एनालिसिस करिए और वही बुक को पहले कवर करिए, ठीक है। मैं भी सोचूंगा कि सिलेबस इसमें डाल दूं और आपको सारी तैयारी करवा दूं। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूँ, उसके बाद मैं आपको उस चीज़ को कराऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो ये वीडियोस देख के अपने आप को एक तरह से कह दें कि अच्छी से तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर सको, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।